अब हम HTML सीखेंगे। यह एक लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके बिना इंटरनेट की कल्पना नहीं की जा सकती है। HTML HTML से डेवलप किया गया है, जिसका पूरा नाम स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है। HTML बर्नली के द्वारा 1919 ईस्वी में डेवलप किया गया। HTML में दो महत्वपूर्ण वर्ड हैं, पहला हाइपरटेक्स्ट तथा दूसरा मार्कअप। हाइपरटेक्स्ट का मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट से है जो अलग अलग इंफॉर्मेशन के टुकड़े को एक साथ जोड़कर इंफॉर्मेशन देता है। मार्कअप एक तरह का कोड है जो ब्राउज़र को बताता है कि पेज किस तरह से दिखेगा। HTML के उपयोग के ये फायदे हैं। पहला, यह केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, अतः कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। फाइल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, अतः नेटवर्क में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरे मार्कअप लैंग्वेज की तुलना में समझना इसे आसान होता है। आसानी से इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसमें हम ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। दो या दो से अधिक पेज के बीच में आपस में लिंक बना सकते हैं। HTML पेज बनाने के लिए किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर और एक वेब ब्राउज़र की जरूरत होती है, जो किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। HTML डॉक्यूमेंट्स में साधारणतः 3 टर्म होते हैं। पहला टैग, दूसरा एट्रीब्यूट्स तथा तीसरा एलिमेंट्स। टैग यह बताता है कि पेज किस तरह दिखेगा, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन etc। एक टैग में को हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एक टैग लिखते समय हम टैग के नाम में स्पेस नहीं दे सकते हैं। एट्रीब्यूट्स टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि अलाइनमेंट, फॉन्ट कलर तथा इसका साइज। सभी एट्रीब्यूट का एक नाम तथा एक वैल्यू होता है। जैसे फॉन्ट टैग का अलाइन इस तरीके से सेट करते हैं। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर फॉन्ट लिखते हैं, फिर अलाइन एट्रीब्यूट लिखते हैं, फिर हम इसका वैल्यू सेंटर सेट करते हैं। वैल्यू इक्वल टू देकर डबल कोट के अंदर डालते हैं। एलिमेंट ब्राउज़र को बताता है कि ब्राउज़र में को किस तरीके से पेज दिखाना है।
एलिमेंट्स के दो भाग में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, पहला कंटेनर एलिमेंट, दूसरा एम्प्टी एलिमेंट। एक कंटेनर एलिमेंट में स्टार्टिंग तथा एंडिंग पॉइंट होते हैं। जैसे किसी खास टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी टैग लिखते हैं, फिर इसका क्लोजिंग भी लिखते हैं। एक एम्प्टी एलिमेंट में केवल ओपनिंग टैग होते हैं, लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। यह पूरे डॉक्यूमेंट्स पर बिना अपना प्रभाव छोड़े एक खास काम के लिए बनाया जाता है। जैसे हॉरिजेंटल लाइन के लिए HR टैग लिखते हैं। HTML में बनाए पेज को हमेशा HTML या .htm से सेव करते हैं। अब हम HTML डॉक्यूमेंट्स नोटपैड की मदद से क्रिएट करेंगे। HTML पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं। इसके लिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, फिर नोटपैड पर क्लिक करते हैं। नोटपैड ओपन हो जाता है। नोटपैड ओपन होने पर यहाँ हम सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं। यहाँ लिखते वक्त हम इस तरीके से लिखते हैं कि जिस टैग को लिखते हैं फिर उस टैग को क्लोज भी एक साथ कर देते हैं, ताकि कोई गलती न रहे, कोई टैग क्लोजिंग छूटे नहीं। क्योंकि हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है जो कंटेनर टैग होते हैं। अब हम हेड लिखते हैं, इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब हेड टैग के अंदर टाइटल लिखते हैं। टाइटल टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वह वेब ब्राउज़र में टाइटल बार में दिखता है। अब टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे टाइटल में माय नेम इज अनुज कुमार झा दिखाएगा। अब हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी टैग को अब हम क्लोज भी कर लेते हैं। जो भी हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वह वेब पेज में दिखता है। यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं। जो हमें वेब ब्राउज़र में दिखाना है इसे हम यहाँ टाइप करते हैं। जैसे हमने यहाँ आई एम अनुज कुमार झा लिखा। अब फाइल में जाके इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए लोकेशन सेट करते हैं तथा यहाँ फाइल का नाम देते हैं। बाय डिफॉल्ट यह .txt नाम से सेव होता है, लेकिन हम HTML डॉक्यूमेंट को .html या .htm से सेव करते हैं।
अब इस नोटपैड को मिनिमाइज कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमने अभी अनुज नाम से फाइल सेव किया, ये इस तरीके से बन गया है। इस पे डबल क्लिक कर इसे ओपन करते हैं। आप देखिए वेब ब्राउज़र में फाइल ओपन हो गया है, एक वेब पेज बन गया है जहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम इज अनुज कुमार झा एंड आई एम अनुज कुमार झा। फिर से हम नोटपैड पर क्लिक करते हैं और पेज को एडिट करते हैं। अब फाइल में जाके हम इस पेज को सेव करते हैं। जितनी बार भी हमें एडिट करना हो फाइल में जाके सेव करें, इसे मिनिमाइज कर दें और फिर से ब्राउज़र को जाके रिफ्रेश कर दें। इस तरीके से बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा। फाइल में गए, सेव किए, फिर ब्राउज़र वाले फाइल को खोले, रिफ्रेश किए। रिफ्रेश करते ही हम देखेंगे पेज में अपडेटेड कोड आ गया। अब फिर से हम लोग नोटपैड पर क्लिक करते हैं। अब हम कुछ फॉन्ट का एडिटिंग करते हैं। हम जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं उसके पास बी टैग लिखते हैं। जहाँ से हम बोल्ड करना चाहते हैं उसे पहले बी टैग और जहाँ तक बोल्ड करना चाहते हैं वहाँ पे क्लोजिंग ऑफ बी टैग लिखते हैं, फिर सेव करते हैं। अब ब्राउज़र वाले फाइल को ओपन करते हैं तथा इसे रिफ्रेश करते हैं। हम देखते हैं कि रिफ्रेश करते ही अनुज कुमार झा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया है। अब पुनः नोटपैड में जाते हैं। जिस टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना है उसे हम आई टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ आई लिखें, फिर जहाँ तक हम इटैलिक करना चाहते हैं उसके बाद आई टैग को क्लोज कर देते हैं, फिर सेव कर देते हैं इस पेज को और फिर से ब्राउज़र में जाके ये खुला हुआ है वेब पेज, इसे रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पे ये इटैलिक हो गया है। अब फिर से हम नोटपैड पे क्लिक करते हैं। जिस टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं उसे हम यू टैग के अंदर लिखते हैं। यू टैग, फिर यू टैग का क्लोजिंग लिखते हैं जहां तक हमें अंडरलाइन करना है। अब फाइल में जाके इसे सेव कर देते हैं और फिर से वेब पेज को ओपन कर इसे रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए यह अंडरलाइन हो गया है। अभी हम देख रहे हैं कि जो भी हम लिख रहे हैं वह एक ही लाइन में लिखा रहा है, जबकि नोटपैड में डिफरेंट लाइन में है। तो हम इस तरीके से अगर लिखना चाहते हैं कि अलग अलग लाइन में हो तो हम लोग बी आर टैग का यूज करते हैं। बी आर ब्रेक के लिए यूज किया जाता है जिससे टेक्स्ट न्यू लाइन में चला जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बी आर टैग लिख देते हैं तो यहाँ से न्यू लाइन हो जाता है। फाइल में जाके सेव करते हैं, फिर ब्राउज़र में
वेब पेज देखते हैं। इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए न्यू लाइन में यहाँ से आ गया है। ध्यान दें कि बी आर एक एम्प्टी टैग है, इसका हमने क्लोजिंग टैग नहीं लिखा है। फिर से हम नोटपैड वाले फाइल में आ जाते हैं। हम जिसे स्ट्रिक या कटा हुआ देखना चाहते हैं उसे एस टैग के अंदर लिखते हैं। पहले हम इसके लिए कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे दिस इज माय वेबसाइट। अब इसे एस टैग के अंदर लिख देते हैं ताकि ये स्ट्रिक यानी कटा हुआ दिखाई दे। रिफ्रेश करते ही यह देखिए वेबसाइट में आ गया। फिर से हम नोटपैड में आते हैं। अगर हम किसी टेक्स्ट को बड़ा साइज में देखना चाहते हैं तो बिग टैग का यूज करते हैं। जैसे इसे हम बिग टैग के अंदर लिख दिए, फिर यहाँ बिग टैग का क्लोजिंग कर देते हैं। ये सारा जो टेक्स्ट है अब बोल्ड दिखाई देगा। देखिए बोल्ड के साथ साथ ये थोड़ा बड़ा हो गया है। नीचे वाले का फॉन्ट साइज कम तथा ऊपर वाले लाइन का फॉन्ट साइज ज्यादा हो गया है, इसे बिग साइज में चला गया। फिर से नोटपैड में आते हैं। अगर हम किसी टेक्स्ट को छोटा कर देखना चाहते हैं तो उसे स्मॉल टैग के अंदर लिखते हैं। फिर फाइल को सेव करें, ब्राउजर पे जाएं, पेज को रिफ्रेश करें। यह देखें टेक्स्ट के फॉन्ट का साइज छोटा हो गया है। फिर से नोटपैड में आए। अगर हम पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो पी टैग लिखते हैं। पी टैग भी एक एम्प्टी टैग है जिसके लिए इसे का क्लोजिंग टैग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पी लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे H2O लिखते हैं। अब सेव कर फिर से ब्राउजर वाले फाइल को ओपन कर इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ हम
देख रहे हैं H2O इज लाइव दिखा रहा है, पर H2O सही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 2 थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। यहाँ 2 को नीचे करने के लिए हम सब टैग का यूज करते हैं। टू को सब टैग के अंदर लिख देते हैं। फाइल को सेव करते हैं। फिर से ब्राउजर वाले फाइल को ओपन कर वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए 2 नीचे आ गया है, जो सही है। केमिस्ट्री में हम इसी तरीके से H2O यानी वाटर लिखते हैं। फिर से हम नोटपैड में आते हैं। पैराग्राफ को चेंज कर लेते हैं और एक मैथ का क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्व दिस लिख दिया। इसे अंडरलाइन भी कर देते हैं। यहाँ से नया लाइन के लिए BR डाल दिए। अब लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइल को सेव करते हैं। वेब पेज को ओपन कर इसे रिफ्रेश करते हैं। हम देखते हैं वेब पेज में ये आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर सही नहीं लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर में 2 जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। इसके लिए हम 2 को SUP यानी सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। SUP सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाता है। SUP लिखें, फिर 2 के बाद SUP टैग को क्लोज कर देते हैं। फाइल में जाके फाइल को सेव करते हैं। अब वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 सही तरीके से लिखा गया है। इस तरीके से हम अपने वेबसाइट में पावर मैथ का पावर लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब फिर से हम नोटपैड में आते हैं। अब हम बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं, पर यह ब्राउज़र डिपेंडेंट टैग है, सभी ब्राउज़र में काम नहीं करता है। तो सॉल्व दिस को हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख देते हैं। फिर फाइल में जाके सेव करते हैं और अब वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये बोल्ड हो गया। इस ब्राउज़र में काम कर गया, पर हर एक ब्राउज़र में काम नहीं करता। इसी तरीके से
EM टैग भी इटैलिक करने के लिए यूज किया जाता है। यह भी ब्राउज़र डिपेंडेंट है, किसी ब्राउज़र में काम कर सकता है, किसी ब्राउज़र में काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम EM टैग का यूज कर देते हैं। फाइल को सेव कर देते हैं और वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, पर हम देख रहे हैं यह इटैलिक हो गया। अगर हम दो लाइन के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन देना चाहते हैं तो HR टैग का यूज करते हैं। यहाँ बोल्ड करने के लिए अभी हम B टैग का पहले ही एक यूज कर लें। अब फिर से नोटपैड में आए और HR टैग के थ्रू हॉरिजेंटल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ HR डालें, यह भी एक एम्प्टी टैग है, क्लोजिंग टैग की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल में जाके बस सेव कर दें और वेब पेज को रिफ्रेश कर दें। यहाँ देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन आ गया है। इस तरीके से हम अपने वेब पेज में एक हॉरिजेंटल लाइन डाल सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको हॉरिजेंटल लाइन देना बताते हैं। रिफ्रेश कीजिए सेव करने के बाद। फाइल को सेव नहीं किया गया था इसीलिए नहीं आया। सेव करते हैं, फिर से यहाँ रिफ्रेश करते हैं। देखिए एक और हॉरिजेंटल लाइन आ गया। इस तरीके से हम अपने वेब पेज में पावर लिख सकते हैं, सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं तथा हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम वेब पेज में टेक्स्ट का मार्जिन सेट करते हैं। टेक्स्ट का मार्जिन सेट करने के लिए लेफ्ट मार्जिन अगर हम सेट करते हैं तो लेफ्ट मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट के बाद इक्वल टू देते हैं तथा डबल कोट के अंदर जितना मार्जिन हम सेट करना चाहते हैं उसका वैल्यू देते हैं। फाइल को सेव करते हैं और वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड से इतना जगह छूट गया है, ये मार्जिन दे दिया गया है। टेक्स्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इतना मार्जिन के बाद हम 200 वैल्यू कर देते हैं, फिर सेव करते हैं और फिर से वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। हम देखते हैं कि आपको मार्जिन देखिए साफ पता चल रहा है। जो स्टार्टिंग पॉइंट जो टेक्स्ट का है वो 200 पिक्सल के बाद। इसी तरीके से हम टॉप मार्जिन सेट करने के लिए टॉप मार्जिन लिखते हैं और इसका एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट करते हैं। वैल्यू हमेशा इक्वल टू देकर डबल कोट के अंदर लिखते हैं। फाइल को सेव करते हैं, वेब पेज में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देखें ऊपर से भी मार्जिन दे दिया गया है।
इस तरीके से किसी वेब का हम लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर हम वेब पेज के अंदर का कलर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का उपयोग करते हैं। बीजी कलर लिखें, फिर इक्वल टू दें, फिर कलर का नाम लिखें, सेव करें और वेब पेज को रिफ्रेश करें। हम देखते हैं कि हमने रेड कलर लिखा था और यहाँ पे वेब पेज का बैकग्राउंड का कलर रेड हो गया है। इस तरीके से वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, इक्वल टू देते हैं और डबल कोट के अंदर उस कलर को लिखते हैं जिस कलर का हम टेक्स्ट रखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ ग्रीन लिखें, फाइल में गए, फाइल को सेव किए, फिर वेब पेज खोल के वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन हो गया है। इस तरीके से हम किसी भी वेब पेज के टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए बैकग्राउंड का कलर हम ब्लैक कर देते हैं। बीजी कलर इक्वल टू ब्लैक, फाइल में गए, फाइल को सेव किए, वेब ब्राउजर में वेब पेज खोले और इसे रिफ्रेश किए। देखिए वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो गया। अभी टेक्स्ट कलर को हम ब्लू कर दिए, फिर फाइल को सेव किए, वेब पेज को ओपन कर इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए जो टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है। अब फिर से हम नोटपैड वाले फाइल में जाते हैं। अब हम मार्क्यू टैग का यूज करेंगे। मार्क्यू एक टैग है जो किसी भी टेक्स्ट को या पिक्चर को मूव कराने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए मार्क्यू लिखते हैं, तथा जहां तक के टेक्स्ट को हमको मूव कराना है वहां पे मार्क्यू को क्लोज कर देते हैं। अब फाइल में जाके सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, पर ये मार्क्यू टैग काम नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मार्क्यू का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। यहाँ पे डबल ई होगा। हम यहाँ पे डबल ई लिख के फाइल को सेव करते हैं और फिर से वेब पेज को खोल के रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट मूव कर रहा है। अब फिर से हम नोटपैड वाले फाइल में जाते हैं।
अगर हम जो टेक्स्ट मूव कर रहा है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो बीजी एट्रीब्यूट्स मार्क्यू टैग के अंदर लिखते हैं। बीजी कलर इक्वल टू का साइन देते हैं और फिर उसका वैल्यू डबल कोट के अंदर देते हैं। हमको जो कलर रखना है उस कलर का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करके हम जैसे ही वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखिए जो मार्क्यू का एरिया है उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है। इस तरीके से हम किसी वेब पेज में मार्क्यू सेट कर उसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट कलर को चेंज, अब हम मार्क्यू के कुछ एट्रीब्यूट को सीखते हैं, जैसे कि बिहेवियर्स। बिहेवियर्स मार्क्यू का वह एट्रीब्यूट है जो यह बताता है कि मार्क्यू किस तरीके से चलेगा। यह साधारणतः 3 तरीके का होता है। पहला स्क्रॉल, यह बाय डिफॉल्ट मार्क्यू का एट्रीब्यूट है। यह वेब पेज के एक साइड से स्टार्ट होकर दूसरे साइड खत्म हो जाता है, जो आपने अभी देखा। दूसरा अल्टरनेट, यह मार्क्यू विंडो में एक साइड से दूसरे साइड जाता है तथा पुनः वापस आता है। तो हम मार्क्यू का बिहेवियर यहाँ सेट करते हैं। बिहेवियर एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसका वैल्यू अल्टरनेट लिखते हैं जो डबल कोट के अंदर लिखते हैं। फाइल को सेव करते हैं तथा HTML पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो मार्क्यू चल रहा है वह एक साइड से दूसरे साइड पहुंचने के बाद पुनः वापस आ जाता है। इसी तरीके से यह चलते रहता है। अब पुनः नोटपैड फाइल में हम आते हैं। बिहेवियर का तीसरा टाइप, जिसे स्लाइड कहते हैं, इसमें मार्क्यू एक साइड से स्टार्ट होकर दूसरे साइड जाता है तथा वहां जाके रुक जाता है। मार्क्यू यहाँ आके रुक गया। अभी हमने देखा कि जितने भी मार्क्यू चलते हैं वो राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम डायरेक्शन प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट लिखते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन का वैल्यू राइट लिखते हैं, फिर फाइल को सेव करते हैं। अब HTML पेज को रिफ्रेश करते हैं। हम देखते हैं कि मार्क्यू अब राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट की ओर बढ़ता है। अब हम मार्क्यू की चौड़ाई सेट करते हैं कि मार्क्यू कितने चौड़े डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके लिए हम
यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। विड्थ इक्वल टू, अगर 10% देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे 50% कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, हम देखते हैं कि 50% तक ही मार्क्यू मूव कर रहा है। अब हम पेज में कुछ सिंबल्स इंसर्ट करना सीखते हैं, जैसे कॉपीराइट्स का सिंबल। यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब कॉपीराइट सिंबल लिखने के लिए पहले इसे सेव कर चेक कर लेते हैं। अब एक लाइन ब्रेक कर देते हैं। कॉपीराइट्स का सिंबल लिखने के लिए एम्परसेंड के साथ कॉपी लिखते हैं, फाइल को सेव करते हैं, वेब पेज को अब रिफ्रेश करते हैं। इस तरीके से हम कॉपी का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम HTML में लिस्टिंग करना सीखते हैं। HTML में 3 तरह के लिस्ट होते हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग लिखते हैं। अगर हम नंबर टाइप का लिस्ट करना चाहते हैं तो डबल कोट के अंदर 1 लिखते हैं। ऑर्डर लिस्ट लिखें, डबल कोट के अंदर टाइप 1 लिखें। स्टार्ट इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ हमने 1 दिया है। ऊपर में हम टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसका हम पॉइंट लिखेंगे। There are 3 types of computer network. इसे बोल्ड कर देते हैं। ऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज कर देते हैं तथा बीच में हम लिस्ट लिखते हैं। लिस्ट के लिए LI टैग में LI टैग लिखें और यहाँ पे जो हमें लिस्ट करना है उसे लिखते हैं, जैसे लैन,
मैन वैन। अब फाइल को सेव करते हैं तथा वेब वाले फाइल को रिफ्रेश करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि लिस्ट बन गया। यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं लाइन को ताकि अच्छे से दिख सके। पैराग्राफ चेंज कर दिए। अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए यहाँ पे हम सेंटर लिखते हैं तथा जहाँ तक का अलाइनमेंट सेंटर करना है यानी पूरे लिस्टिंग का, तो हम उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट को क्लोज करते हैं। अब फाइल को सेव करते हैं। HTML वाले फाइल के पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ सेंटर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और उसका लिस्टिंग लैन वैन मैन दिखा रहा है। अब हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। इसके लिए OL टैग की जगह UL टैग लिखते हैं। टाइप में डिस्ट लिखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को इरेज करते हैं, फाइल को सेव करते हैं तथा HTML वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अब अनऑर्डर लिस्ट में लिस्टिंग हो गया है, यानी इसमें हम कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम वेब पेज में कोई भी पिक्चर यानी फोटो इंसर्ट करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी वेब पेज में एक पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक PR यानी ब्रेक लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। पेज को सेव कर लेते हैं। अब इमेज इंसर्ट करते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें जिस इमेज को इंसर्ट करना है उस पे राइट क्लिक कर उसके प्रॉपर्टी में जाते हैं। उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। यहाँ जनरल वाले पार्ट में यहाँ लोकेशन दिया हुआ रहता है कि फाइल का लोकेशन कहाँ है। उसे कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C कर कॉपी कर लेते हैं। अब इसे कैंसिल करते हैं। नोटपैड में पुनः वापस आते हैं। इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग का यूज करते हैं। IMG टैग ओपन करते हैं, फिर इसे क्लोज करते हैं। इसे क्लोज करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ src एट्रीब्यूट सेट करते हैं। यहाँ पे इमेज के पाथ को पेस्ट करते हैं तथा फाइल का नाम भी लिख देते हैं। अब पेज को सेव करते हैं तथा
वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे इमेज नहीं आया, बस एक इमेज का सिंबल बन गया है। इसका मतलब है कि हमने लोकेशन यानी इमेज का पाथ सही तरीके से नहीं दिया है। यहाँ प्रॉपर्टी में जाके फिर से हम पाथ देखते हैं, फाइल का नाम भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे फाइल के नाम से पहले पाथ और फाइल के नाम के बीच में एक स्लैश डालते हैं, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। फाइल को सेव करते हैं और वेब पेज में रिफ्रेश कर देखते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे इमेज आ गया। इस तरीके से हम किसी वेब पेज में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं।